नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद सत्यम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे एलएलबी 6 सेमेस्टर के 5वें प्रश्न पत्र मूड कोर्ट के विषय में। मूड कोर्ट के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे तथा उनको समझेंगे तथा उनको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद भी करेंगे। तो जो मित्र इस चैनल पे नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने अन्य सभी मित्रों के साथ और ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन के। आज का मोटिवेशनल वाक्य के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। जो मंजिलों के लिए जो मित्र हमारे जिद्दी हैं उनको मंजिलें एक दिन अवश्य मिलेंगी। चलिए इसी जिद के साथ अपनी पढ़ाई को करिए तथा मंजिल में कामयाबी के लिए, सफलता के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो मित्रों, इस सेशन के अंतर्गत हम लोग केवल हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों पढ़ाई करने में केवल समय हमारा बर्बाद होगा। क्योंकि जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो इंग्लिश मीडियम नहीं समझ सकता है और जो इंग्लिश मीडियम का है वो हिंदी मीडियम नहीं समझ सकता है। तो एक मीडियम को समझने के लिए दूसरे मीडियम का समय क्यों बर्बाद किया जाए। तो अभी हम हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे और यदि आवश्यकता रही तो हम बहुत जल्द अगले सेशन में इंग्लिश माध्यम से इसमें पढ़ाई करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के अंतर्गत न्यायालय अवमान के लिए दंड की व्यवस्था किस धारा में की गई है। आपसे मित्रों धारा पूछी गई जिसमें न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के अंतर्गत न्यायालय अवमान के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। न्यायालय अवमानना होता है, एक्चुअली में न्यायालय अवमानना होता है कि यदि न्यायालय ने आपको कोई आदेश दिया है, किसी प्रकार का बुलावा भेजा है और आप उसकी अवहेलना करते हैं तो आपके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो पूछ रहा है कि वह कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत न्यायालय अवमानना में दंड का प्रावधान किया गया है। पहला विकल्प आपका कहता है कि धारा 14 के अंतर्गत, या धारा 15 के अंतर्गत, धारा 16 के अंतर्गत, या धारा 17 के अंतर्गत। याद रखिए मित्रों, यह धारा 14 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है न्यायालय अवमानना के लिए। अगला प्रश्न आपका कहता है कि न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक अवमानना की सुनवाई न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी। अब आपसे पूछा गया कि आपराधिक अवमानना की सुनवाई न्यायाधीशों द्वारा किस धारा के अंतर्गत की जाएगी। आपको इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प आपका कहता है कि धारा 22 के अंतर्गत, दूसरा कहता है धारा 21 के अंतर्गत, तीसरा कहता है धारा 19 के अंतर्गत, चौथा कहता है धारा 18 के अंतर्गत। तो मित्रों याद रखें, इसमें जो न्यायालय की आपराधिक अवमानना की सुनवाई है वह न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। यह आपका धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है। किसके अंतर्गत दिया गया है? यह आपका धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि न्यायालय अवमान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपील किए जाने का प्रावधान है। बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यायालय अवमान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपील किए जाने का प्रावधान है। कहता है धारा 16 के अंतर्गत, या धारा 17 के अंतर्गत, धारा 19 के अंतर्गत, या धारा 20 के अंतर्गत। तो आपका इसमें से सही आंसर होगा धारा 19 के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपका मित्रों कहता है कि अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए दंडित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान किस धारा में किया गया है। आपसे ज्यादा इन क्वेश्चनों में, इन प्रश्नों के माध्यम से धाराओं के विषय में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट भी रहेगा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कि किस प्रावधान, किस धारा में कौन सा प्रावधान किया गया है। तो प्रश्न आपका कहता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अवमानना के लिए दंडित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान, जो दंडित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है, किस धारा में दी गई है। आपको इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है धारा 8 के अंतर्गत, दूसरा कहता है धारा 9 के अंतर्गत, तीसरा कहता है धारा 10 के अंतर्गत, या धारा 11 के अंतर्गत। तो आपका इसमें सही आंसर होगा धारा 10 के अंतर्गत, अर्थात उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान, अवमानना के लिए दंडित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान धारा 10 के अंतर्गत किया गया है। ध्यान रखें मित्रों, धारा 10 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है औचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड का प्रावधान अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। अवमान के लिए, औचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड का प्रावधान अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। आपको इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प कहता है धारा 35 के अंतर्गत, दूसरा कहता है धारा 36 के अंतर्गत, तीसरा कहता है धारा 37 के अंतर्गत, चौथा कहता है धारा 38 के अंतर्गत। तो आपका सही आंसर होगा धारा 35 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 6, जमानत मुचलके जब्त हो जाने पर शास्ति की राशि कम या माफ कराने के लिए प्रार्थना पत्र का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत
किया गया है। जो शास्ती या मुचलके होता है उसको जब्त हो जाने पर शास्ती की राशि कम करना या माफ कराने के लिए प्रार्थना पत्र का जो प्रावधान किया गया है तो दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से पहला कहता है कि धारा 446(1) के तहत, या दूसरा कहता है 446(2) के तहत, या तीसरा कहता है धारा 446(3) के तहत, या चौथा कहता है धारा 446(4) के तहत। तो आपका सही आंसर होगा धारा 446(3) के तहत प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है न्यायालय अवमान अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय के अवमान को परिभाषित करती है। आपको बताना है कि न्यायालय अवमान अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय के अवमान को परिभाषित करती है। पहला कहता है धारा 3, दूसरा कहता है धारा 4, तीसरा कहता है धारा 2 का, या चौथा कहता है धारा 5। तो आपका सही आंसर होगा धारा 2 का न्यायालय के अवमान को परिभाषित करती है। ध्यान रखें, न्यायालय के अवमान को धारा 2 का परिभाषित करती है। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद व्यावसायिक विवाद से संबंधित है। आपको 4 वाद दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा व्यावसायिक विवाद से संबंधित है। पहला कहता है प्रहलाद शरण गुप्ता बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दूसरा कहता है मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तीसरा कहता है मिंट ऑफ पंजाब बनाम GS गिल, या चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। जो उपयुक्त दिए गए 3 विकल्प हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो व्यावसायिक विवाद से संबंधित वाद है तो प्रहलाद शरण गुप्ता बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। ध्यान रखें मित्रों, प्रहलाद शरण गुप्ता बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न आपका कहता है राज्य सरकार के विरुद्ध मामलों में वाद संस्थिति करने के लिए नोटिस व्यवहार प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत नोटिस दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। कहता है धारा 76 के अंतर्गत, या धारा 77 के अंतर्गत, या धारा 79 के अंतर्गत, या धारा 80 के अंतर्गत। जिसमें से आपका सही विकल्प होगा धारा 80 के अंतर्गत, धारा 80 के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपका कहता है वादियों को समन के लिए प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया की किस धारा के अंतर्गत दिया जाएगा। जो वादियों के लिए समन के लिए प्रार्थना पत्र है, प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया है, वह किस धारा के अंतर्गत दिया जाएगा। पहला विकल्प कहता है धारा 305, दूसरा कहता है धारा 309, तीसरा कहता है धारा 310, या चौथा कहता है धारा 311। तो आपका यहाँ मित्रों सही विकल्प होगा धारा 311 के अंतर्गत दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित नहीं है। FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित नहीं है। पहला कहता है धारा 154, या दूसरा कहता है धारा 105, तीसरा कहता है धारा 156, चौथा कहता है धारा 160। तो याद रखें मित्रों, धारा 160 आपका FIR से संबंधित नहीं है, अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है पति के खिलाफ दहेज से पीड़ित, पति के खिलाफ दहेज से पीड़ित महिला, दहेज से पीड़ित मामलों में पत्नी द्वारा किस धारा के अंतर्गत परिवाद दायर किया जाता है। आपको बताना है कि जो दहेज से पीड़ित मामला है उसमें पत्नी द्वारा किस धारा के अंतर्गत परिवाद दायर किया जाता है। जो दहेज उत्पीड़न सीधे से कहा जाए तो किस वाद के अंतर्गत दायर किया जाता है। पहला कहता है धारा 341, दूसरा कहता है धारा 346, तीसरा कहता है 498, या चौथा कहता है धारा 323। तो याद रखें मित्रों, धारा 498 के अंतर्गत यह मामला दायर किया जाता है, धारा 498। अगला प्रश्न आपको कहता है अभियुक्त के खिलाफ बलात्संग के मामले में भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पीड़ित स्त्री द्वारा परिवाद दायर किया जाता है। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि जो बलात्संग का मामला है उसमें भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पीड़ित स्त्री द्वारा वाद दायर किया जाता है। पहला विकल्प कहता है धारा 376, दूसरा कहता है धारा 420, तीसरा कहता है धारा 371, या चौथा कहता है धारा 360। तो ये मित्रों धारा 376 के अंतर्गत परिवाद दायर किया जाता है। विकल्प नंबर ए आपका सही है। अगर बलात्संग का मामला है तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत पीड़ित स्त्री द्वारा परिवाद दायर किया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है भरण पोषण के मामले में परिवाद किस धारा के अंतर्गत दायर किया जाता है। जो भरण पोषण का मामला होता है उसमें परिवाद किस धारा के अंतर्गत दायर किया जाता है। पहला विकल्प कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा 120, दूसरा कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा 122, तीसरा कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा 124, या चौथा कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा 125। तो याद रखें मित्रों, जो भरण पोषण से संबंधित मामले हैं वह भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के अंतर्गत दायर किए जाते हैं। किस धारा के अंतर्गत दायर किए जाते हैं? तो धारा 125 के अंतर्गत दायर किए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है न्यायालय में उपस्थिति से अभिमुक्त प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है।
जो न्यायालय में उपस्थिति से अभिमुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो वह कहता है कि किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है। पहला विकल्प कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 201, दूसरा कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202, तीसरा कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 और या चौथा कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 के अंतर्गत दायर किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प होगा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के अंतर्गत दायर किया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दिया जाएगा। जो अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो पूछ रहा है कि वह किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है। धारा 436, धारा 437, धारा 438 या धारा 439। तो याद रखें मित्रों, यह धारा 438 के अंतर्गत दिया जाता है, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका, विकल्प नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। पहला कहता है किसी भी आयु के व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया जा सकता है, ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा कहता है जिसकी आयु 65 वर्ष से अधिक है वह अधिवक्ता के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है, गलत। आप 65 वर्ष से उम्र आयु यदि अधिक है तो भी आप अधिवक्ता के रूप में नामित किए जा सकते हैं। अगला विकल्प कहता है कि जिसकी आयु 45 वर्ष से अधिक है वह अधिवक्ता के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है, यह भी आपका गलत विकल्प है। या चौथा कहता है उपरोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। नहीं, कथन नंबर ए आपका सत्य है कि किसी भी आयु के व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किसे मूट कोर्ट पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है। आपका जो पाठ्यक्रम है जिसका आपका प्रश्न पत्र है मूट कोर्ट, उसके पाठ्यक्रम में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है। प्राज्ञ न्याय, अभिवचनों के का प्रारूप या दस्तावेज लेखन या अभिवचन के सिद्धांत। तो आपका अभिवचनों के प्रारूप भी सम्मिलित किया गया है, दस्तावेज का लेखन भी सम्मिलित किया गया है, अभिवचन के सिद्धांत भी सम्मिलित किए गए हैं, लेकिन याद रखें प्राज्ञ न्याय को सम्मिलित नहीं किया गया है, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है अधिवक्ता अपने वकालत के व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय नहीं कर सकता, यह निर्णीत किया गया। आपको 4 वाद दिए गए हैं जिनमें से आपको बताना है कि अधिवक्ता अपने वकालत के व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय नहीं कर सकता, यह किसमें निर्णय दिया गया। पहला कहता है डॉक्टर हनीराज एवं चुलानी बनाम काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा कहता है बीडी गुप्ता बनाम राममूर्ति, या तीसरा कहता है श्री नामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या चौथा कहता है अभय प्रकाश सहाय बनाम पटना उच्च न्यायालय। तो आपका सही आंसर होगा डॉक्टर हनीराज एवं चुलानी बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र। इस मामले में यह निर्णित किया गया कि अधिवक्ता अपने वकालत के व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि अभिवचन के तात्विक तथ्यों का कथन होगा न कि साक्ष्य का, यह कथन दिया गया है। आपको एक कथन दिया गया है, उसको आपको बताना है कि कथन कहाँ दिया गया है। अभिवचन में तात्विक तथ्यों का कथन होगा न कि साक्ष्य का। पहला कहता है आदेश 6 नियम 1 के अंतर्गत, आदेश 6 नियम 2 के अंतर्गत, या आदेश 6 नियम 3 के अंतर्गत, या आदेश 6 नियम 4 के अंतर्गत। तो याद रखें यह वाक्य आपका आदेश 6 नियम 2 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता में किस नियम में वाद पत्र संबंधी नियम दिए गए हैं। जो वाद पत्र संबंधी नियम है तो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के किस नियम में दिए गए हैं, कौन सा नियम है जो वाद पत्र संबंधी अधिनियम जिसमें दिए गए हैं। पहला कहता है आदेश 2 नियम 1, दूसरा कहता है आदेश 6, तीसरा कहता है आदेश 7, चौथा कहता है आदेश 8। याद रखें यह आपका आदेश 7 में दिया गया है, आदेश 7, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित कथन के संबंध में नियम दिए गए हैं। जो लिखित कथन के संबंध में नियम दिए गए हैं, जो लिखित कथन प्रस्तुत किए जाते हैं इसके संबंध में नियम किसमें दिए गए हैं। पहला विकल्प कहता है आदेश 8, दूसरा कहता है आदेश 5, तीसरा कहता है आदेश 6, या चौथा कहता है आदेश 7। तो याद रखें यह आदेश 8 में दिए गए हैं, अर्थात लिखित कथन के संबंध में नियम आदेश 8 के अंतर्गत दिए गए हैं, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रत्याख्यान विनिर्दिष्ट होगा, इसका उल्लेख किया जाएगा। जो प्रत्याख्यान विनिर्दिष्ट होगा इसका उल्लेख कहाँ किया जाएगा। पहला कहता है वाद पत्र में, दूसरा कहता है लिखित कथन में, तीसरा कहता है मुख्य में, चौथा कहता है प्रतिदावा में।
तो आप याद रखें जो प्रत्याख्यान विनिर्दिष्ट होगा तो यह लिखित कथन में होगा। कहाँ पे होगा? यह लिखित कथन में होगा। जो प्रत्याख्यान विनिर्दिष्ट होगा तो यह लिखित कथन में होगा, लिखित कथन में रखा जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है मुजरा की विशिष्टियां दी जाएंगी। जो मुजरा की विशिष्टियां दी जाएंगी, पहला कहता है लिखित कथन में, दूसरा कहता है वाद पत्र में, तीसरा कहता है प्रदावा में, चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो जो लिखित कथन की प्रविष्टियां हैं वो वाद पत्र में दी जाएंगी, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा कि लिखित कथन की विशिष्टियां वाद पत्र में दी जाएंगी। अगला प्रश्न आपका कहता है राजस्थान में 25,000 रुपए तक के मूल्यांकन वाले सिविल मामले सुने जा सकेंगे। जो राजस्थान राज्य है उसमें 25,000 रुपए तक के मूल्यांकन वाले सिविल मामले सुने जा सकेंगे। पहला कहता है कि सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड में, दूसरा कहता है सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड में, तीसरा कहता है जिला न्यायालय, चौथा कहता है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो याद रखें जो 25,000 रुपए तक के मूल्यांकन वाले सिविल मामले हैं वह सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड में सुने जा सकेंगे। सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है वाद का मूल्यांकन किया जाता है। जो वाद है उसका मूल्यांकन किया जाता है, कहता है सिविल वादों में या आपराधिक मामलों में या सापेक्ष मामलों में या आयकर मामलों में। याद रखें जो वाद का मूल्यांकन किया जाता है वह सिविल मामले में किया जाता है या सिविल वाद में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 42 आपका कहता है प्रतिवादी वादी के विरुद्ध काउंटर क्लेम कर सकता है। जो काउंटर क्लेम है प्रतिवादी वादी के विरुद्ध काउंटर क्लेम कर सकता है। कहाँ कर सकता है? लिखित कथन में या वाद पत्र में या प्रतिदावा में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रतिवादी वादी के विरुद्ध काउंटर क्लेम करता है तो याद रखें वह लिखित कथन में करता है, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि लिखित कथन में। अगला प्रश्न आपका कहता है कि विशेष कथन का लेखन किया जाता है। कहता है वाद पत्र में किया जाता है कि लिखित कथन में किया जाता है, शपथ पत्र में किया जाता है या मुजराई में किया जाता है। तो जो विशेष कथन का लेखन होता है तो वह भी लिखित कथन में किया जाता है। विशेष कथन का लेखन लिखित कथन में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 44 कि पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। जो पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा वो किसके अंतर्गत दिया जाएगा? पहला विकल्प कहता है कि आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत, दूसरा कहता है आदेश 1 नियम 11 के अंतर्गत, या तीसरा कहता है आदेश 1 नियम 12 के अंतर्गत, या चौथा कहता है कि आदेश 1 नियम 8 के अंतर्गत। तो याद रखें पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि बेहतर विशिष्टियां का प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। जो बेहतर विशिष्टियों का प्रार्थना पत्र है वह दिया जाएगा। किसके अंतर्गत दिया जाएगा? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि सही विकल्प कौन सा है, किसके अंतर्गत बेहतर विशिष्टियों के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है। पहला कहता है कि आदेश 6 नियम 1 के अंतर्गत, दूसरा कहता है आदेश 6 नियम 2 के अंतर्गत, या तीसरा कहता है आदेश 6 नियम 4 के अंतर्गत, या चौथा कहता है आदेश 6 नियम 5 के अंतर्गत। तो जो बेहतर विशिष्टियों के लिए प्रार्थना पत्र है तो याद रखें मित्रों को आदेश 6 नियम 5 के अंतर्गत दिया जाता है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा कि आदेश 6 नियम 5 के अंतर्गत बेहतर विशिष्टियों का प्रार्थना पत्र दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि अभिवचन में संशोधन के लिए व्यवस्था की गई है। जो अभिवचन है उसमें संशोधन के लिए व्यवस्था की गई है। पहला कहता है कि आदेश 3 नियम 13 के अंतर्गत, या आदेश 6 नियम 11 के अंतर्गत, या तीसरा कहता है कि आदेश 6 नियम 16 के अंतर्गत, या चौथा कहता है आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत। तो याद रखें मित्रों अभिवचन में संशोधन के लिए व्यवस्था आदेश 6 नियम 17 में की गई है। किसमें की गई है? आदेश 6 नियम 17 में। याद रखें अभिवचन के लिए संशोधन की व्यवस्था आदेश 6 नियम 17 में की गई है। आदेश 6 नियम 17 अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा कि आदेश 6 नियम 17 में अभिवचन में संशोधन की व्यवस्था की गई है। देखिए मित्रों इस प्रकार प्रश्नों को धीरे धीरे याद किया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है एक पक्षीय कार्यवाही अथवा डिक्री को अपास्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है। जो एक पक्षीय कार्यवाही है अथवा डिक्री है उसको अपास्त करने के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो किसके अंतर्गत दिया जाता है? इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है आदेश नियम 4 के अंतर्गत, दूसरा कहता है आदेश 9 नियम 5 के अंतर्गत, तीसरा कहता है आदेश नियम 13 के अंतर्गत, या चौथा कहता है आदेश 9 नियम 14 के अंतर्गत। यहाँ पे आपका सही विकल्प होगा आदेश नियम 13 के अंतर्गत, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। एक पक्षीय कार्यवाही अथवा डिक्री को अपास्त करने के लिए प्रार्थना पत्र आदेश नियम 13 के अंतर्गत दिया जाता है। आदेश नियम 13 के अंतर्गत दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है रिसीवर की नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। जो रिसीवर की नियुक्ति की जाती है उसके लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। पहला कहता है आदेश 40 के अंतर्गत, दूसरा कहता है आदेश 42 के अंतर्गत, तीसरा कहता है आदेश 41 के अंतर्गत, चौथा कहता है आदेश 43 के अंतर्गत। इसका सही विकल्प होगा आदेश 40 के अंतर्गत, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। जो रिसीवर की नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है वह आदेश 40 के अंतर्गत दिया जाता है।
अगला प्रश्न आपका कहता है निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी एवं कुर्की के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है या दिया जाएगा। जो निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी होती है एवं कुर्की होती है उसके लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। पहला कहता है आदेश 38 के अंतर्गत, दूसरा कहता है आदेश 39 के अंतर्गत, तीसरा कहता है आदेश 41 के अंतर्गत, चौथा कहता है आदेश 42 के अंतर्गत। तो याद रखिए मित्रों, जो निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी एवं कुर्की के लिए प्रार्थना पत्र है वह आदेश 38 के अंतर्गत दिया जाता है। किसके अंतर्गत दिया जाता है? आदेश 38 के अंतर्गत दिया जाता है निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी एवं कुर्की के लिए प्रार्थना पत्र। अगला प्रश्न आपका कहता है कि अस्थायी आदेश के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। जो अस्थायी आदेश होता है उसके लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा तो किसके अंतर्गत दिया जाएगा? पहला कहता है आदेश 39 के अंतर्गत, दूसरा कहता है आदेश 40 के अंतर्गत, तीसरा कहता है आदेश 41 के अंतर्गत, चौथा कहता है आदेश 45 के अंतर्गत। तो याद रखें, जो अस्थायी आदेश के लिए प्रार्थना पत्र है वह आदेश 39 के अंतर्गत दिया जाता है। आदेश 39 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 51 कहता है द प्रसंख्या की कौन सी धारा है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित है? व्हिच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है धारा 154, दूसरा कहता है धारा 105, तीसरा कहता है धारा 156, चौथा कहता है धारा 160। ध्यान रखें मित्रों, ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। आपसे सीधे पूछा गया कि जो FIR होती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, वह किस दंड प्रक्रिया संहिता दंड प्रक्रिया संहिता जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता है उसकी कौन सी धारा है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित है? अभी हम इस प्रश्न को इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कहता है कि कौन संबंधित नहीं है? कह रहा है धारा 154, धारा 105, धारा 156, धारा 160। तो याद रखें मित्रों, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि धारा 160 जो है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा से दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम सूचना रिपोर्ट की धारा नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के अंतर्गत न्यायालय अवमान के लिए दंड की व्यवस्था किस धारा में की गई है? फिर वही प्रश्न है कि न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के अंतर्गत न्यायालय अवमान के लिए दंड की व्यवस्था किस धारा के अंतर्गत की गई है? यह प्रश्न भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रश्न को हम पहले भी एक बार अध्ययन कर चुके हैं, तो ठीक है, देखते हैं रिवीजन के तौर पे ही सही दोबारा देखते हैं कि इनमें कहता है कि धारा 14 के अंतर्गत, दूसरा धारा 15 के अंतर्गत, धारा 16 के अंतर्गत, धारा 17 के अंतर्गत। तो मित्रों ये धारा 14 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न आपको कहता है न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक अवमान की सुनवाई न्यायाधीश द्वारा की जाती है? आपराधिक अवमान की सुनवाई न्यायाधीश द्वारा की जाती है। पहला कहता है कि धारा 22 के अंतर्गत, धारा 21 के अंतर्गत, धारा 19 के अंतर्गत, धारा 18 के अंतर्गत। आप जानते हैं कि आपराधिक अवमान की सुनवाई न्यायाधीशों द्वारा धारा 18 के अंतर्गत की जाती है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए दंडित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान किया जाता है या किया गया है? आपसे पूछा गया है वह धारा बताइए, धारा कि जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए दंडित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान है। पहला विकल्प कहता है धारा 8 के अंतर्गत, दूसरा कहता है धारा 9 के अंतर्गत, तीसरा कहता है धारा 10 के अंतर्गत, चौथा कहता है धारा 11 के अंतर्गत। याद रखें मित्रों, यह धारा 10 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए दंडित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति जो है वो धारा 10 में उसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है अवचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड का प्रावधान अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद रखें, अवचार के लिए अधिवक्ताओं को जो दंड का प्रावधान है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है धारा 35 के अंतर्गत, दूसरा धारा 36 के अंतर्गत, तीसरा धारा 37 के अंतर्गत, चौथा धारा 38 के अंतर्गत। तो आपका सही विकल्प होगा धारा 35 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अवचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड का प्रावधान अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है जमानत या मुचल के जब्त हो जाने पर शास्ति की राशि कम या माफ कराने के लिए प्रार्थना पत्र का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? याद रखें मित्रों, ये प्रश्न पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आपको ये बताना है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 346 3 के अंतर्गत, 346 3 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि न्यायालय अवमान अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय के अवमान को परिभाषित करती है। आपको 4 धाराएं दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी धारा न्यायालय अवमान अधिनियम की न्यायालय के अवमान को परिभाषित करती है। पहला कहता है धारा 2 का, दूसरा धारा 3 का, तीसरा धारा 4 का, चौथा कहता है धारा 5 गा। तो आपका सही विकल्प होगा धारा 2 का, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। धारा 2 का के में परिभाषित की गई है।
अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित वादों में से किस वाद में निर्णय दिया गया कि अवमान संवैधानिक रूप से विधिमान्य है। जो अवमान है वह संवैधानिक रूप से विधिमान्य है। तो इसमें से आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है रोमा बनर्जी बनाम उषापति बनर्जी, दूसरा कहता है बी डी गुप्ता बनाम राममूर्ति, तीसरा कहता है मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या चौथा कहता है सी के दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ता। तो आपका जिसमें से सही विकल्प होगा सी के दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ता सही होगा, क्योंकि जो आपको ये वाद दिए गए हैं इसमें अवमान संवैधानिक रूप से विद्यमान है। यह है आपका सी के दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ता के वाद में निर्णय दिया गया था। किसमें दिया गया था? सी के दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ता। अगला प्रश्न आपको कहता है कि न्यायालय अवमान की परिभाषा सर्वप्रथम किस अधिनियम में दी गई थी। आपको 4 अधिनियम दिए गए हैं, आपको बताना है कि न्यायालय के अवमान की परिभाषा सर्वप्रथम किस अधिनियम में दी गई। पहला कहता है कि न्यायालय का अवमान 1971, दूसरा कहता है न्यायालय का अवमान 1981, तीसरा कहता है न्यायालय का अवमान 1972, चौथा कहता है न्यायालय का अवमान 1970। तो आपका सही विकल्प होगा न्यायालय का अवमान 1971, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। न्यायालय के अवमान की परिभाषा किसमें दी गई है? न्यायालय का अवमान 1971 में दी गई है। अगला प्रश्न आपको कहता है अवमान की कार्यवाही है। जो अवमान की कार्यवाही है तो कहता है कि है, पहला विकल्प कहता है कि दांडिक कार्यवाही है, दूसरा कहता है सिविल कार्यवाही है, तीसरा कहता है दांडिक एवं सिविल दोनों कार्यवाही है, या चौथा कहता है ना तो दांडिक कार्यवाही है और ना सिविल कार्यवाही है। तो याद रखें जो अवमान की कार्यवाही है तो वह ना तो दांडिक कार्यवाही है और ना ही सिविल कार्यवाही है, अर्थात ना तो दांडिक कार्यवाही है और ना ही सिविल कार्यवाही है। अगला प्रश्न आपको कहता है कि किसके विरुद्ध रिट जारी नहीं की जा सकती है। जो रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा, कहता है किसके द्वारा रिट जारी नहीं की जा सकती है। पहला कहता है कि संसद के द्वारा, दूसरा कहता है कार्यपालिका द्वारा, तीसरा कहता है उच्च न्यायालय द्वारा, चौथा कहता है राज्य का विधानमंडल। तो आपका सही न्यायालय होगा किसके विरुद्ध रिट जारी नहीं की जा सकती। अच्छा, रिट जारी की जाती है तो किसके विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती? तो आपका उच्च न्यायालय के विरुद्ध रिट जारी नहीं की जा सकती है। किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती? तो उच्च न्यायालय के विरुद्ध रिट जारी नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न आपको कहता है किस वाद में अवमान के लिए अधिवक्ता के प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस को रद्द किया जाए। आपको वह वाद बताना है जिस वाद में अवमान के लिए अधिवक्ता के प्रैक्टिस करने के लाइसेंस को रद्द किया जाए। पहला कहता है कि इन दी वीसी मिश्रा, दूसरा कहता है इन दी अजय कुमार पांडे, तीसरा कहता है हिम्मत अली खान बनाम ईश्वर प्रसाद, चौथा कहता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प होगा इन दी वीसी मिश्रा, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको 4 कथन दिए गए हैं, इसमें मित्रों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है अधिवक्ता विधिक व्यवसाय का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं, दूसरा कहता है अधिवक्ता विधिक व्यवसाय का विज्ञापन कर सकते हैं, तीसरा कहता है उपर्युक्त दोनों है, चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें मित्रों, जो अधिवक्ता है वह विधिक व्यवसाय का विज्ञापन नहीं कर सकता है, विधिक व्यवसाय का विज्ञापन नहीं कर सकता है, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सत्य कथन है कि अधिवक्ता विधिक व्यवसाय का विज्ञापन नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न आपको कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा भारतीय विधिक परिषद को अधिवक्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानक को विदित करने की शक्ति प्रदान करता है। आपको वह धारा बतानी है जिसमें अधिवक्ता अधिनियम की वह धारा कौन सी है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको धारा 49, धारा 50, धारा 48, धारा 45। तो आपको उनमें से धारा बतानी है कि किस धारा के अंतर्गत भारतीय विधिक परिषद को अधिवक्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानक को विदित करने की शक्ति देता है। याद रखें मित्रों, यह शक्ति आपका धारा 49 के अंतर्गत देता है, धारा 49 आपको शक्ति देता है। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाद व्यावसायिक उपचार से संबंधित है। आपको वाद दिए गए हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद व्यावसायिक उपचार से संबंधित है, जिसका आंसर होगा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम तुलसीराम पटेल। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम तुलसीराम पटेल, इसका सीधा सीधा आंसर दिया गया है कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम तुलसीराम पटेल। अगला प्रश्न आपका कहता है केवल अधिवक्ता वर्ग ही विधि व्यवसाय करने का हकदार है, यह कथन किस धारा में है। आपका जो कथन है, याद रखें मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको जो धाराएं दी गई हैं उनमें से आपको बताना है कि किस धारा के अंतर्गत केवल अधिवक्ता वर्ग ही विधि व्यवसाय करने का हकदार है, यह कथन किस धारा में है। पहला कहता धारा 28 में है, दूसरा कहता धारा 29 में है, तीसरा कहता धारा 30 में है, चौथा कहता धारा 31 में है। तो आपका सही विकल्प होगा धारा 29, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा कि धारा 29 में दिया गया है कि अधिवक्ता ही विधि व्यवसाय करने का हकदार है। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतने ही प्रश्नों को हल करते हैं। अगले के वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को याद करेंगे। अब तक के प्रश्नों को यहाँ तक याद करते हैं तो आगे, क्योंकि ये वीडियो अधिक प्रश्नों से अधिक लंबा हो जाएगा, तो अभी तक हम लगभग 66 प्रश्नों को याद कर चुके हैं। अगला सेशन जल्द ही, अगले सेशन में हम आगे के प्रश्नों को याद करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, या इसमें से क्या सुधार किए जा सकते हैं, इन सभी के लिए आप हमारे वीडियो पे कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।